मेरी प्रेग्नेंट बहन ने आखिरी दिनों में अपना ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर बुला लिया। मेरे बहनोई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने डर कर सब कुछ अपनी बहन को बता दिया, लेकिन बहन बोली तुम्हें ये सब करना ही होगा, वरना गैरों के दिए गए जख्म अपनों से तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होते जितने अपनों के दिए घाव होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह मेरी बर्बादी के पीछे कोई गैर नहीं था। मेरी अपनी ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है, लोग एहतियात का दामन थाम कर रहें। मेरा नाम आसमा है। हम दो ही बहनें थी और मेरी बड़ी बहन जेबा की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों के दरमियान उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन जेबा बाजी मेरी एक ही बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो कर बुरा हाल हो गया था। बहनोई शाहिद ने मुझे रुखसती के वक्त प्यार से अपने पास बिठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, आसमा रोने की क्या बात है, साली तो आधी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। शाहिद भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। बाजी शादी होकर दूसरे शहर गई। शाहिद भाई कहने लगे, जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगे मैं खुद तुम्हें अपना शहर दिखाऊंगा और घुमाऊंगा। बाजी तो रुखसत होकर चली गई, लेकिन दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं अब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मज़े करूंगी। बाजी की शादी को ऐसे ही साल गुजर गया, लेकिन मेरा उनके शहर जाना ना हो सका। पूरा साल बाद बाजी के हमारे घर का चक्कर लगाया था और शाहिद भाई भी उनके साथ आए थे। बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले। जितने दिन वह हमारे घर रहे हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मेरे लिए बहुत सारे टॉफ़ी भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उन सब की उनसे मोहब्बत हो गई थी। एक हफ्ता हमारे घर गुजार कर बाजी वापस अपने ससुराल चली गई। महीने बाद फिर बाजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई हैं। ये सुनकर मैं और मम्मी बहुत खुश हो गए। बहुत टाइम के बाद हमारे घर में ऐसी खुशी आई थी, लेकिन बाजी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वह मम्मी से कह रही थी कि वह अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें परेशानी हो रही है और डॉक्टर के पास आराम का मशवरा दिया गया है। ये सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन में तो अम्मा की जान बसती थी। मम्मी ने इसे हमारे घर आकर रहने को कह दिया तो कहने लगी कि शाहिद भाई उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ आ जाती है तो शाहिद भाई और उनके अब्बू को बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने बाद की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। बाजी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, आसमा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। 10वीं की इम्तिहान के बाद ये भी फारिग हो जाएगी। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और ये तुम्हारे घर में कामकाज भी कर दिया करेगी। अम्मी की बात सुनकर बाजी बहुत खुश हुई और कहने लगी, आसमा को अकेले ना भेजना, शाहिद खुद आसमा को लेने आ जाएंगे। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी दफ़ा दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फ़ौरन ही खुशी खुशी मैं अपना सामान बांध लिया। खाला बनने की खुशी ही अलग होती है। 2 दिन बाद ही शाहिद भाई मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। बाजी की ससुराल में सिर्फ एक ससुर और शाहिद भाई थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। बाजी के ससुराल के सास नंदों की कोई झंझट नहीं थी। बाजी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए बराबर वाला कमरा भी दे दिया था। बाजी के ससुर को सलाम करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वह बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब सी बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ में से बाहर थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे से बाहर ले गई और कहने लगी कि उनके ससुर काफ़ी सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उनकी बहकी बातें करते हैं। आइंदा इनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बाजी के ससुर उनकी शादी में भी शरीक नहीं हुए थे। शाहिद भाई का रिश्ता आया अब्बू के किसी दोस्त ने बाजी से करवा दिया था। ये मेरी और उनके ससुर से पहली मुलाकात थी
और सच तो ये था कि उनके ससुर से मिलकर बहुत खौफ महसूस हुआ था। बाजी के घर आकर मुझे 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। शाहिद भाई मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे और बाजी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वह ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल रखा था, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद बावर्ची खाना साफ करके अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहाकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीने पसीने हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के गुसल खाने में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी की नज़र में मेरे वजूद की आर पार हो रही हो। और शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र गुसल खाने के रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। कोई साया तो नज़र नहीं आया था। मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा था। ये बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी ही अपने कपड़े पहने और भागते हुए कमरे के बाहर निकली। बाजी के कमरे में पहुंची तो वहां शाहिद भाई और बाजी आराम से एक बिस्तर पर लेटे हुए सो रहे थे। अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शाहिद भाई फौरन उठकर बैठ गए और कहने लगे, जाओ, आसमां दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कैसे बताना था कि गुसल खाने के रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हो रहा था। मैंने यूं ही बात बना ली कि मैं बाजी के लिए दूध का गिलास लेकर आई थी। बाजी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होगा वह शाहिद से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र बाजी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर के घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनकी ये बात सुनकर मेरे बदन में झंझरी सी आ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझसे इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजर गई। बाजी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और ये सारा दिन कमरे में ही रहते हैं, तो वह इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी। और रोशनदान में कौन आया था? वह मेरा वहम था या हकीकत? कहीं ये बाजी के ससुर तो नहीं थे? ये सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों में गुजर गई। अगले ही दिन शाहिद भाई सुबह दफ्तर जाते हुए नाश्ते की मेज़ पर आए और कहने लगे कि अस्मा, मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा और मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए बाज़ार में ले जाऊंगा। तुम शाम तक तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और दफ्तर के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। बाजी भी पीछे ही खड़ी थी। कहने लगी, शाहिद तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वह बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बाजी की ये बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, शाहिद भाई का ख्याल रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई। शाहिद भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने बाजी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए खरीदारी कर ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात में मैं बहुत थक कर लेटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में चली गई। और गर्मी के एहसास से मेरी आंखें खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। अंधेरा इस कदर था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर अचानक ही किसी ने मुझ पर हावी होने शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा। मैं चीख भी नहीं सकती थी, लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर अपने ऊपर से उस इंसान को ज़ोर से धक्का दिया। और शायद मुझसे उसे धक्के की उम्मीद नहीं थी। वह एकदम ही पीछे हटा तो भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं
कैसे भी करके बाजी के कमरे में पहुंच गई। वहां जाकर मैंने बाजी को आवाज़ दी और कहने लगी, आसमा तुम परेशान ना हो, शायद ये अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट ख़राब हो जाती है, शायद जल्दी ठीक कर देंगे। बाजी ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला लिया। मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। मैं बाजी के पास बैठकर रोने लगी। थोड़ी ही देर बाद लाइट आ गई। वह कहने लगी, तुम भी बहुत डरपोक हो, जरा से अंधेरे से घबरा गई हो, मेरे ख्याल कैसे रखोगी। बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसकर मुझे कहने लगी, शाहिद मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई होगी और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाजी को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में वाकई कोई मौजूद था, लेकिन वह कौन हो सकता था, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर शाहिद भाई बाजी के साथ थे, फिर मेरे कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला साया और अब मेरे कमरे में किसी की मौजूदगी के एहसास ने मुझे खौफ में डाला हुआ था। मेरे जहन में रह रह कर बाजी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके शाहिद भाई कमरे में आए तो मुझे देखकर कहने लगे, देखो जेबा, मैंने पहले ही कहा था ये अंधेरे से घबरा जाएगी, उसके पास चली जाओ। बाजी शाहिद भाई से कहने लगी, इस कदर अंधेरा था, ये अगर डर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि इतनी डरपोक निकलेगी। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, ठीक हूँ और अब कमरे में आकर सो जाती हूँ। मैं बाजी को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मम्मी ने मुझे समझा कर भेजा था कि डॉक्टर ने टेंशन देने के लिए मना कर दिया है। मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई। वह दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेट गई थी। नींद तो मुझे लेट ही आई थी। मैं सोच रही थी किसी ना किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं, तो भी ये मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था, कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन शाहिद भाई किसी काम से थोड़ी सी देर के लिए दोपहर के वक्त दफ्तर से घर लौटकर आए। उस वक्त बाजी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद में सो गई थी और मैं किचन में मौजूद थी। खाना तैयार की तैयारी कर रही थी। शाहिद भाई किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ ने मेरे हलक में ही दम तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मगर शाहिद भाई ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़ लिया और कहने लगे थे, इतनी खूबसूरत हो तुम कि नज़रें हटाने को दिल ही नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो शाहिद भाई बड़ी ही बेबाकी से कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत हसीन लग रही थी, मेरे मोबाइल फ़ोन में तुम्हारी वीडियो मौजूद है। शाहिद भाई की बातों ने मेरी रूह खींच ली थी। सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए शाहिद भाई की तरफ देखा तो वह कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही शाहिद भाई ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे की तरफ गई और खुद को लॉक कर दिया। मैं पूरी कंपकपाने लगी। मैंने शाहिद भाई का जो रूप आज देखा था वह पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो बस उन्हें भाई समझती थी, लेकिन वह तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। शाहिद भाई बस कुछ वक्त के लिए दफ्तर से घर आए थे, इसलिए वह वापस चले गए थे और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब बाजी उठकर अपने कमरे से मेरे पास आई तो उस वक्त
तक मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है आसमा, तुम क्यों रो रही हो। मैंने बाजी से छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें शाहिद भाई के बारे में इतनी बड़ी बात बताती। इसलिए मैंने रोते हुए कहा कि मुझे अम्मी अब्बू की याद आ रही है, मुझे वापस घर जाना है, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर बाजी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, इतनी ज़रा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुझा ली हैं। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही मैं शाहिद के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। शाहिद भाई के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बाजी से कह दिया कि अब्बू मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं अब्बू के साथ जाऊंगी। बाजी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं अब्बू से मुलाकात कर लूँगी। बाजी की बात सुनकर मैं बेफिक्र सी हो गई और बाजी जैसे ही मेरे पास आकर अपने कमरे में गई तो उनकी ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं फ़ौरन बाजी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि बाजी बिस्तर के पास गिरी हुई है और उनका पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चीख रही है। मैंने बाजी को बिठाकर बिस्तर पर लिटाया और काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी और मैंने बाजी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, आसमा मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेले नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। बाजी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई कि बहुत मजबूरी से मैंने कुछ दिन रहने का फ़ैसला किया और बाजी से कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ ही रहूँगी। मेरी बात सुनकर बाजी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगाया। शाहिद भाई भी वापस आ गए थे। बाजी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से बाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये सुनकर शाहिद भाई भी बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे कहने लगे, अपनी बाजी के लिए जूस बनाकर ले आओ। मैंने किचन में आकर सेब का जूस बना रही थी कि एक दफ़ा फिर शाहिद भाई किचन में आ गए और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने शाहिद भाई को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी बीवी की हालत इतनी ख़राब और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शाहिद भाई पर मेरी बात का कोई असर ना हुआ और वह मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। मेरी आवाज़ पर बाजी आ गई। मैं इस कदर घबरा गई थी कि बाजी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें शाहिद भाई का सारा सच बता दिया। बाजी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र शाहिद पर और गुस्से में शाहिद भाई से कहने लगी, तुम कैसे मर्द हो, एक 15 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। उनसे पिछले एक हफ्ते से तुम्हें नाच नचाया हुआ है और तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। बाजी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने हैरत से बाजी से पूछा कि आप क्या कह रही हैं। बाजी ने के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं परेशान होकर बाजी को देख रही थी। बाजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे बालों में अपना हाथ फेंक कर कहने लगी, आसमा मेरी बात गौर से सुन, मैं शाहिद का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो वह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं वह तुम्हें करना ही होगा। गुस्से में उठकर खड़ी हुई और मैंने बाजी से कह दिया था कि कैसी बातें कर रही हो, क्या आप जानती हैं कि आपका शौहर मेरे साथ क्या करना चाहता है। वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता है। आप कैसे
एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नज़रें जमाए बैठा है। ये आपको और आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी क्या देगी। मेरी बात सुनकर बाजी कहने लगी, तुम्हें शाहिद के साथ वह सब करना ही होगा जो वह तुमसे चाहता है, वरना वह कभी बाप नहीं बन सकेगा। बाजी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप उम्मीद से हैं और शाहिद भाई बाप बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर बाजी हंसने लगी और कहने लगी, ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ और ना ही कभी माँ बन सकती हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारी है जिस वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और शाहिद को एक बच्चा दे सको। शाहिद किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहता था, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपने सर की सौतन बनाकर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया था कि इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं शाहिद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और मेरी और शाहिद की ज़िंदगी में बच्चे की इस कमी पूरा कर दो। तो अब तक शाहिद भाई को अपना मुजरिम समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हकदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दो, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना सुनी और रात को अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर पेश कर दिया। मेरे पास इनकार करने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दे दी थी अगर मैंने उसकी बात ना मानी वह और शाहिद भाई मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, बल्कि इसका इल्ज़ाम भी मेरे किसी आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं जानती नहीं थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन कभी ये फ़र्क हम दोनों के दरमियान आएगा ये मेरे जन्म में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कमरे में धकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़ाने के लिए शोर करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे में निकल आए और उन्होंने फ़ौरन ही मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन अपने बेटे की धमकी दी कि अगर इन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वह पुलिस को फ़ोन कर देंगे। शाहिद भाई गुस्से में अपने अब्बू के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके अब्बू किसी तरह भी मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरी खातिर अपने बेटे से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। वह कहने लगे, बेटा मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत में खोट है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम ये कभी यकीन ना करती। ये सब कुछ जान चुकी हो तो फ़ौरन अपने घर वापस लौट जाओ। ये दोनों इंसान नहीं दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की तरबियत में कोई कमी रह गई है, इस वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने शाहिद भाई के अब्बू के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिला दिया और अपने अब्बू को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह अब्बू मुझे लेने के लिए आ गए। उन्होंने मेरी बाजी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। अब्बू की इस बात पर अफसोस था कि शायद उनकी तरबियत में ही कोई कमी रह गई और मैं सोच रही थी कि मेरे कोई नेकी मेरे काम आ गई और जो शाहिद भाई के अब्बू वहाँ मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए। इस बात को सालों गुजर गए। हमारी बाजी कैसी थी हमें कोई खबर नहीं थी, लेकिन ये बात मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई कि मेरी अम्मी ने मुझे इस नाम हरम के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन मैं आज एक नाम हरम को अपना भाई समझा।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।